आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, मौर्य प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित राजनीतिक जो जीवन है उसका अध्ययन कर लिया है। मौर्य काल की जानकारी के जो स्रोत हैं उनका भी हमने अध्ययन कर लिया है। और हम मौर्य प्रशासन का अध्ययन करें, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन किया था। पहले वाले वीडियो में हमने केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन किया था, जिसके तहत कौटिल्य के अनुसार 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष कौन कौन थे उनका अध्ययन कर लिया है। इनसे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे मंत्री परिषद के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था, मंत्रिण को कितना वेतन मिलता था, उनके बारे में चर्चा करनी है। मंत्रिण के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था। उसके बाद हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन, फिर नगर प्रशासन, फिर स्थानीय प्रशासन, सभी के बारे में हमें डिटेल से अध्ययन करना है। तो आइए, हम मौर्य प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे बात करते हैं। देखिए, कौटिल्य ने मंत्री परिषद की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने कहा भी था कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। कौटिल्य ने कहा था राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। तो कौटिल्य ने मंत्री परिषद को वैधानिक आवश्यकता बताया। कौटिल्य ने, कंटिन्यू चल रहा है, कौटिल्य ने मंत्री परिषद को वैधानिक आवश्यकता बताया। वैधानिक आवश्यकता बताया और कौटिल्य ने कहा, देखिए, कौटिल्य ने क्या कहा कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा को प्रशासन में सहयोग प्राप्त करने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए मंत्री परिषद या मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो कौटिल्य ने कहा कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। इसी प्रकार देखिए, मंत्री परिषद के सदस्यों को मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्री परिषद के सदस्यों को वेतन कितना मिलता था? 12,000 पण। पण के बारे में बात करेंगे, सिक्के हैं, पण वार्षिक मिलता था। तथा मंत्रिण के सदस्यों को 48,000 पण वार्षिक मिलता था। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को वार्षिक वेतन कितना मिल रहा है? 12,000 पण। और मंत्रिण के सदस्यों को वेतन कितना मिल रहा है? 48,000। एक शब्द है दोस्तों आपके सामने, मंत्रिण। देखिए, मंत्रिण क्या है? मंत्रिण, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये मंत्रिण क्या है? मंत्रिण के बारे में देखिए, यह विश्वसनीय लोगों की संस्था थी। यह एक छोटी सी संस्था थी। यह एक छोटी संस्था थी और इसमें मुख्यतः 3 से 4 व्यक्ति होते थे। मुख्यतः 3 से 4 व्यक्ति होते थे।
तो मंत्रिण के सदस्यों को वेतन कितना मिलता था? 48,000 पर्ण वार्षिक। तो मंत्रिण क्या है? मंत्रिण एक विश्वसनीय लोगों की संस्था थी, यह एक छोटी संस्था थी और मुख्यतः इसमें 4 से 5 व्यक्ति होते थे। एक शब्द आता है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण, देखिए इस पे भी चर्चा करते हैं। उपदा परीक्षण, उपदा परीक्षण क्या है? देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र की जांच की जाती थी। कोई भी मंत्री होगा, उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके चरित्र की जांच की जाती थी, उसे उपदा परीक्षण कहा गया। उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो दो चार ये फैक्ट हैं। 12,000 पर्ण वार्षिक, 48,000 पर्ण वार्षिक, ये मंत्री परिषद के सदस्यों का था और 48,000 किसका था? मंत्रिण का। मंत्रिण के बारे में आपको बता दिया। एक शब्द है उपदा परीक्षण, मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र की जांच करना। मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र की जांच करना क्या कहलाता है? उपदा परीक्षण। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बाद बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। ये दूसरा बिंदु है प्रशासन में, प्रांतीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को चक्र अथवा आहार कहा जाता था। प्रांतों को चक्र अथवा आहार कहा जाता था। प्रांतों क्या कहा जाता था? चक्र अथवा आहार। और प्रांत का जो गवर्नर है वो राज परिवार का सदस्य ही होता था। प्रांतों के गवर्नर प्रायः राज परिवार से संबंधित ही होता था। राज परिवार से संबंधित ही होता था, जिसे कुमार कहा जाता था। जिसे कुमार कहा जाता था। तो प्रांतीय प्रशासन का प्रांतों को चक्र या आहार कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों के जो गवर्नर हैं वो राज परिवार से संबंधित ही होता था, जिसे क्या कहा जाता था? कुमार। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 तथा अशोक के समय 5 प्रांत थे। संभवतः अशोक के समय कितने प्रांत थे? 5, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांत माने गए हैं? 4। अब देखिए प्रांत कौन कौन से हैं। यहाँ तो हम बात कर लेंगे प्रांत, और इधर हम बात करेंगे राजधानी। प्रांत और उसकी राजधानी। देखिए प्रांतों की बात करें, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ,
उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, एक है मध्य देश अथवा प्राच्य, मध्य देश अथवा प्राच्य, और एक है आपका कलिंग। तो ये 5 प्रांत हैं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य देश या प्राच्य और कलिंग। उत्तरापथ की राजधानी, इसकी राजधानी है तक्षशिला, याद रखना है, हो सकता है कोई मिलान का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन, अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन, मध्य देश या प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, मध्य देश या प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, और कलिंग की राजधानी है तोसाली, तोसाली अथवा तोसली। तो मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित है, ये 5 प्रांत हैं और 5 की राजधानियां हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नगर प्रशासन। इसके बाद बिंदु लेते हैं कौन सा, नगर प्रशासन। एक तो केंद्रीय प्रशासन हो गया, एक प्रांतीय प्रशासन, इसके बाद है नगर प्रशासन। देखिए नगर प्रशासन, मौर्य काल में नगर का जो प्रशासन है वो नगर पालिकाओं द्वारा संचालित होता था। नगर का प्रशासन नगर पालिकाएं संचालित करती थी, नगर का प्रमुख नागरिक कहलाता था, नगर का प्रमुख क्या कहलाता था, नागरिक, नगर के मुखिया को, नगर का प्रमुख है उसे किस नाम से जाना जाता है, नागरिक के नाम से जाना जाता है। नगर का प्रमुख नागरिक कहलाता था। इसके पश्चात देखिए नगरों का विस्तृत वर्णन, मेगास्थनीज करता है। नगरों का विस्तृत वर्णन किसने किया है, मेगास्थनीज ने। और दोस्तों पाटलिपुत्र नगर का वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र नगर का मुख्यतः वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया। इसका हम अध्ययन मेगास्थनीज में पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। पाटलिपुत्र को क्या कहा गया, पोलीब्रोथा। और मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 उप समितियों के द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 उप समितियों के द्वारा किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में
5 सदस्य, तो कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 30। ध्यान रखना है, नगर प्रशासन से संबंधित 6 समितियां हैं। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30। अब जो 6 समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं देखिए। प्रथम समिति नंबर 1, प्रथम समिति। अब ये जो प्रथम समिति है किससे संबंधित है? देखिए, औद्योगिक व शिल्प संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। उद्योग व शिल्प संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। पहली जो समिति है उसका कार्य क्या है? उद्योग व शिल्प संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। दूसरी जो समिति है नंबर 2, द्वितीय समिति। ये विदेशियों से संबंधित है, विदेशियों की देखभाल करना। विदेशियों से संबंधित है, विदेशियों की देखभाल करना। तो इसका कार्य क्या होता था? विदेशियों की देखभाल करना। इसके बाद हम बात करें जैसे नंबर 3, तृतीय समिति। इसका कार्य था जनगणना करना, जनगणना का कार्य करना। जनगणना का कार्य करना। तीसरी जो समिति है उसका कार्य क्या है? जनगणना का कार्य करना। नंबर 4, चतुर्थ समिति। चतुर्थ समिति का कार्य क्या है? वाणिज्य व्यापार की देखरेख करना। वाणिज्य व व्यापार की देखरेख करना। इसके बाद नंबर 5 है पंचम समिति। पंचम समिति ये उद्योगों से संबंधित समिति थी, मिलावट को रोकने का कार्य करती थी। उद्योगों से संबंधित थी और ये मिलावट रोकने का कार्य करती थी। मिलावट को रोकने का कार्य करना। मिलावट को रोकने का कार्य करना। छठी समिति बिक्री व चुंगी कर वसूल करने का कार्य करती थी। बिक्री व चुंगी कर वसूल करना। बिक्री कर व चुंगी कर वसूल करना। बिक्री कर व चुंगी कर वसूल करने का कार्य कौन सी समिति के द्वारा किया जाता था? छठी समिति के द्वारा किया जाता था। इसके पश्चात देखिए प्रशासन का जो विभाजन है वो कैसे है, उसको समझ लीजिए एक बार आप। प्रशासन का विभाजन, प्रशासन का विभाजन। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करें साम्राज्य नंबर 1। साम्राज्य किस में विभाजित था? प्रांतों में विभाजित है। साम्राज्य किस में विभाजित है? प्रांतों में।
प्रांत किस में विभाजित हैं? विषय में विभाजित हैं। प्रांत किस में विभाजित हैं? विषय। इसके पश्चात विषय किस में विभाजित हैं? स्थानीय। विषय किस में विभाजित हैं? स्थानीय। स्थानीय का विभाजन किस में है? द्रोणमुख। स्थानीय का विभाजन किस में है? द्रोणमुख। द्रोणमुख का विभाजन है खारपटिक। द्रोणमुख का विभाजन किस में है? खारपटिक। इसके पश्चात इकाई आती है आपकी। तो देखिए दोस्तों, हम प्रशासन का विभाजन पढ़ रहे हैं। साम्राज्य प्रांतों में, प्रांतों को चक्र कहा जाता है। विषय जिला, इसके बाद स्थानीय, इसके बाद द्रोणमुख, इसके बाद खारपटिक, इसके बाद संग्रण और ग्राम। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित है। प्रांत विषय, विषय स्थानीय, स्थानीय द्रोणमुख, द्रोणमुख खारपटिक, खारपटिक संग्रण और संग्रण गांव। तो जो स्थानीय है वो 800 गांव का समूह है, द्रोणमुख 400 गांव का समूह है, खारपटिक 200 गांव का समूह है, संग्रहण 100 गांव का समूह है और गांव या ग्राम ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों इसको भी आपको क्लियर करना है। तो हमने प्रशासन में एक तो केंद्रीय प्रशासन, एक प्रांतीय प्रशासन, एक नगरों का प्रशासन और एक प्रशासन का जो विभाजन है साम्राज्य, प्रांत, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारपटिक, संग्रहण, गांव, ग्राम। ये स्थानीय 800 गांव का समूह, द्रोणमुख 400 गांव का समूह, खारपटिक 200 गांव का समूह, संग्रहण 100 गांव का समूह, गांव या ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। एक विभाजन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी स्थितियाँ हैं उनका और अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करें, कुछ फैक्ट हैं मौर्य काल से संबंधित, इनको साथ साथ देख लीजिए। न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। तो राजा सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होता था। सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश कौन होगा? राजा। ग्राम संस्था सबसे छोटा न्यायालय। राजा सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश, ग्राम संस्था है सबसे छोटा न्यायालय होता था। न्यायालय के जो प्रकार हैं वो 2 होते थे। सामान्यतः न्यायालय कितने प्रकार के होते थे? 2, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्म स्थनीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय ये आधुनिक दीवानी अदालत की तरह होते थे और धर्मस्थीय का जो प्रमुख न्यायाधीश है उससे व्यवहारिक कहा जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसे क्या कहा जाता था? व्यवहारिक। और इस प्रकार के न्यायालय में चोरी, डकैती, लूट के मुकदमे, संपत्ति विवाद का निपटारा आदि का समाधान किया जाता था। तो न्यायालय 2 प्रकार के हैं। धर्मस्थीय दीवानी अदालत की तरह है, प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा गया। चोरी, डकैती, लूट, संपत्ति विवाद आदि से संबंधित जो विवाद हैं, मुकदमे हैं, वो कौन से न्यायालय में क्लियर किए जाते थे? धर्मस्थलीय। कंटक शोधन ये आधुनिक फौजदारी अदालत की तरह है। इसका प्रमुख न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता है। और कंटक शोधन का अर्थ है राज्य के कांटों को दूर करना। राज्य के कंटक शोधन का अर्थ है राज्य के कांटों को दूर करना। तो देखिए, राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा होता था। राज्य और नागरिकों के मध्य यदि कोई विवाद होता था तो उसका निपटारा कौन से न्यायालय में होता था? कंटक शोधन। इसीलिए कंटक शोधन का अर्थ क्या होता है? राज्य के कांटों को दूर करना। इसके पश्चात गुप्तचर व्यवस्था, इसका विस्तृत विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया। मैगस्थनीज ने गुप्तचरों को क्या कहा? ओवरसीयर्स। ओवरसीयर्स। स्ट्रेबो एरियन ने इंस्पेक्टर कहा। स्ट्रेबो एरियन ने इंस्पेक्टर। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, संस्था और संचारा। संस्था एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे और संचारा भ्रमणशील, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते थे। इसके बाद है सैन्य प्रशासन। जैसे हमने बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। मैगस्थनीज के अनुसार 6 समितियों द्वारा सैन्य प्रशासन का संचालन किया जाता था। और वही जो 6 समितियां हैं, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो टोटल
कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। तो मैगस सीरीज ने नगर प्रशासन की भी 6 समितियों के बारे में बताया है, और सैनिक प्रशासन की भी कितनी समितियां बताई हैं? 6। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। सेना के 5 अंग थे, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। नौसेना का प्रमाण हमें मौर्य काल से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। तो मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना का हमें प्रमाण मिलता है। जैसे अर्थशास्त्र में नौसेना का अध्यक्ष नवाध्यक्ष बताया गया है। नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा गया? नवाध्यक्ष। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति और अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति और अर्थव्यवस्था। जो समाज है मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन मैगस्थनीज ने समाज को 7 जातियों में विभाजित किए बताया। इसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। कौटिल्य ने विवाह के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए हैं। समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन मैगस्थनीज ने समाज को 7 जातियों में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 जातियों में विभाजित किसने बताया था? मैगस्थनीज ने। कौटिल्य ने विवाह के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। विवाह के लिए कौटिल्य के अनुसार लड़के की आयु 16 वर्ष होती थी, लड़की की 12 वर्ष। तो 16 और 12 वर्ष के आयु में सामान्यतः विवाह होते थे। स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार था, यानी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। अर्थशास्त्र में हमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए? 9। जबकि मैगस्थनीज बताता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। यूनानियों के अनुसार भारतीयों का मुख्य आहार क्या था? भात। यूनानियों के अनुसार भारतीयों का मुख्य आहार क्या था? भात। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मैगस्थनीज ने भारतीयों के नैतिक स्तर की प्रशंसा की। मैगस्थनीज ने भारतीयों के नैतिक स्तर की प्रशंसा की, और मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग डायोनिसिस यानी शिव और हेराक्लीज यानी कृष्ण, शिव और कृष्ण की पूजा करते थे मैगस्थनीज के अनुसार। तो उन्होंने शिव को क्या नाम दिया? डायोनोसियस, और कृष्ण को क्या नाम दिया? हेराक्लीज। इसी प्रकार ये लोग, यानी इस काल में वैदिक और बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित था, ध्यान रखना। एक तो वैदिक व बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित था। वैदिक और बौद्ध धर्म मौर्य काल में अधिक प्रचलित था। इसके पश्चात मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया। जिसे संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया। कौटिल्य ने कृषि को सबसे अच्छा उद्योग बताया है। मैगस्थनीज के अनुसार वर्ष में 2 फसल पैदा करते थे। कौटिल्य के अनुसार वर्ष में कितनी फसलें पैदा करते थे? 3 फसलें। तो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, अर्थव्यवस्था इस पर आधारित थी, जिससे संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया। कौटिल्य ने कृषि को सबसे अच्छा उद्योग बताया। मैगस्थनीज के अनुसार कितनी फसल उगाते थे? 2। कौटिल्य के अनुसार वर्ष में 3 फसलें। कौटिल्य ने चावल को सर्वोत्तम फसल बताया और ईख को निकृष्टम फसल बताया है। अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया है। भूस्वामी को क्षेत्रक। अर्थशास्त्र में दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में ही 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन है। कृष्ट जुती हुई भूमि, अकृष्ट बिना जुती हुई भूमि, देवमाकृत वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि, वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि। तो 3 प्रमुख भूमियां हैं। सीता अध्यक्ष, राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष, इसकी चर्चा हमने कर ली थी। सीता, हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ क्या कहलाते थे? सीता। और सामान्यतः जो भूमि कर था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, और यहाँ जो भूमि कर था वो सामान्यतः कितना है? 1/6 भाग। आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर, और वो कितना हुआ करता था? 1/6 भाग। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और चर्चा करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मौर्य काल में करों के प्रकार। मौर्य काल में करों के कौन कौन से प्रकार थे? हिरण्य, नगद रूप में लिया जाने वाला कर। नगद रूप में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य कर। भाग,
निजी भूमि से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व, निजी भूमि से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व क्या कहलाता था? भाग बलि। ये क्या है? धार्मिक कर या धार्मिक भेंट, धार्मिक कर अथवा धार्मिक भेंट। तो हिरण्य नगद रूप में वसूल किया जाने वाला कर, भाग निजी भूमि से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व, बलि धार्मिक कर था, सीता राजकीय व वन्य भूमि से प्राप्त आय क्या कहलाती थी? सीता। राजकीय व वन्य भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया। प्रणय आपातकालीन कर, ध्यान रखना है, आपातकालीन कर, प्रणय कर। सेतुबंध सिंचाई प्रबंध हेतु लिया जाने वाला कर, और ये कर किसके द्वारा लिया जाता था? राज्य के द्वारा। सिंचाई प्रबंध हेतु राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर सेतुबंध। पिंड कर संपूर्ण गांव से सामूहिक रूप से जो कर वसूला जाता था, संपूर्ण गांव से सामूहिक रूप से जो कर वसूला जाता था, पिंड कर। प्रवेश से आयात कर, निष्क्राम में निर्यात कर, शुल्क सीमा शुल्क, और विष्टि बेगात। तो ये करों के कुछ प्रकार हैं: हिरण्य, भाग, बलि, सीता, प्रणय, सेतुबंध, पिंड, प्रवेश से, निष्क्राम में शुल्क और विष्टि। ये मौर्य काल में करों के प्रकार हैं। और मौर्य काल में प्रधान उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को माना गया, कई जगह ऊनी उद्योग को भी माना बताया गया है, सूती ऊनी उद्योग। हाथी दांत का व्यापार विकसित अवस्था में था। और अर्थशास्त्र में सूत उत्पादन राजकीय उद्योग बताया गया है, अर्थशास्त्र में सूत उत्पादन राजकीय उद्योग बताया गया। तो प्रधान उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। हाथी दांत का व्यापार विकसित अवस्था में था। और अर्थशास्त्र में सूत उत्पादन को राजकीय उद्योग बताया गया। इसके पश्चात है लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का प्रमुख। टकसाल का जो प्रमुख उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। रूप दर्शक मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी, मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? रूप दर्शक। कुछ मौर्यकालीन सिक्के हैं, जैसे सोने का जो सिक्का है उसे क्या कहा जाता था? सुवर्ण और निष्क। सोने का जो सिक्का है उसे क्या कहा गया? सुवर्ण और निष्क। चांदी का जो सिक्का है उसे पर्ण, धरण और कारसापण। सोने का सुवर्ण और निष्क, चांदी का सिक्का है पर्ण, धरण, कारसापण। तांबे का सिक्का मास्क और काकणी, तांबे का सिक्का मास्क और काकणी। तो यहाँ मुख्य रूप से आहत सिक्के ही प्रचलित थे, ध्यान रखना है। आहत सिक्के जिन्हें पंचमारक कहा जाता है, आहत अथवा पंचमारक सिक्कों का ही प्रचलन था। तांबे का सिक्का मास्क या काकणी। जो व्यापार है जल और स्थल से होता था। श्रेष्ठी व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे, इनका मुखिया क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। प्रमुख बंदरगाह भृगुकुच भड़ोच, ताम्रलिप्ति बंगाल और सोपारा बम्बई, ये कुछ बंदरगाह थे जिनसे व्यापार होता था। और मेगस्थनीज ने सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किया है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका मौर्य काल। और मौर्य काल में हमने एक तो जानकारी के स्रोत, राजनीतिक स्थिति, और उसके बाद यहाँ का प्रशासन, और प्रशासन में भी हमने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और नगरों के पश्चात जो विभाजन है उसके बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया है। मैगस्थनीज की इंडिका उसका हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, न्यायालय, करों के प्रकार, इन सभी का हमने डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो ये था आपका मौर्य काल का टॉपिक। और आप इसी प्रकार निरंतर अध्ययन करते रहें और अपने नोट्स तैयार करते रहें। और अगर कहीं आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपको वीडियो में कहीं कोई समस्या आती है, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। क्योंकि हो सकता है कई बार कोई न कोई जो लाइन है, कोई शब्द है वो गलत हो जाता है कई बार, लेकिन 99% कोशिश की जाती है कि कोई शब्द गलत न हो, कोई लाइन गलत न हो, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई मिस्टेक लगता है, कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। निरंतर वीडियो देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।